करें। मुझे इसी ने दे दिया। जी, हुआ क्वेश्चन। नहीं सॉरी, मैंने भी ज्वाइन किया, वो मिस्टेकली हो गया था। Okay. अच्छा। एक जगह मैं कोई ऐसी डोमेन देख लूं जो शायद सर्वर पे से ना मिल सके। जी, ये मेरी, ये शायद एग्जांपल काम कर जाए। VPN डैश OS डॉट, ये भी नहीं है। Yes. अच्छा, ये इसको भी छोड़ते हैं। जो मैं करना चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा। यहाँ से उसको DNS नहीं मिल रहा अभी। खैर, जो एक कमांड में करके दिखा सकता हूँ। NS लुकअप की कमांड है जिसको अगर हम फॉलोइंग में उसके कोई भी डोमेन का नाम देंगे तो वो उसका रेजोल्यूशन करके ले आता है। लेकिन अगर मुझे किसी और सर्वर से पता करना है, या लाइक ये वाला जाके डिफॉल्ट मेरा जो DNS सर्वर सेट है ये 2.105, ये उससे जाके पता कर रहा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं वैसे किसी और से जाके पता करूँ। तो मैं सिर्फ NS लुकअप की कमांड दूंगा, ये मुझे बता देगा कि मेरा करंट DNS सर्वर कौन सा है। वो है 2.105, लेकिन मैं यहाँ पे सर्वर को सेट करता हूँ सर्वर की कमांड के साथ, सर्वर 8.8.8। तो इसने मेरा सर्वर सेट कर दिया। अब जाकर मैं अगर सेम कमांड दूंगा जो थी google.com, अब उसके मुझे IP एड्रेसेस डिफरेंट नहीं आ रहा, उसी में आ रहा है। मुझे 2 मिनट देंगे सर, मैं छोटी सी ब्रेक चाहिए।
अच्छा, यहाँ पे हमें 172.172.105 जो कि हमारा लोकल डीएनएस सर्वर है, उससे जो आईपी एड्रेस मिला, मतलब जिसको हम जब पिंग कर रहे थे, और जब हमने रिजॉल्व किया उसको 8.8.8 से, उस वक्त जो आईपी एड्रेस मिल रहा है वो सेम है। अभी हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। अगर हम सर्वर को पॉइंट करते हैं 4.2.2.2 पे, और अब हम सेम गूगल डॉट कॉम को करते हैं, तो भी सेम आ रहा है, नहीं चेंज आ रहा है। ये वाला एड्रेस है जब हमने 8 को सेट किया था, ये वाले सर्वर को डीएनएस बनाया था। और जब हम डीएनएस बना रहे हैं 4.2.2.2 को, तो उस वक्त हमें ये वाला एड्रेस आ रहा है। बाकी IPv6 है, IPv4 में ये एड्रेस आ रहा है। आई एम नॉट श्योर के 1.1 एग्जिस्ट करता है या नहीं। और इसको अगर मैं gmail.com करता हूँ तो ये 72.42.78 आ रहा है, जो कि इन तीनों से मैच नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे एक डीएनएस सर्वर हमें ये आईपी एड्रेस दे रहा है, दूसरा हमें ये चेंज दे रहा है एंडिंग विथ 14, और ये और चेंज है जो 42.78 है। तो हम कोई भी जब रेजोल्यूशन कर रहे होते हैं किसी डोमेन के किसी भी सिस्टम की, खास तौर पे आउटसाइड वाले की, हमारे नेटवर्क से बाहर जो डोमेन्स हैं उसकी, तो फिर हम इस तरह से पब्लिक डीएनएस सर्वर्स वगैरह को चेंज करके देख सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो डीएनएस के अंदर है, जब हम किसी चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को बाय नेम एक्सेस करेंगे जो कि पब्लिक नेटवर्क पे पड़ी होगी, और अगर डीएनएस का मसला होगा तो वो एक्सेस नहीं होगी, या उस सर्विस के ओपन होने में, या अगर कोई एप्लीकेशन उसको कनेक्ट करती है, या कोई मैसेंजर सर्विस है, कोई भी ऐसी सर्विस जो कि प्रॉब्लम दे रही हो, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि डीएनएस का इशू हो। अगर उस वो डीएनएस उस वक्त रिजॉल्व नहीं हो रहा, या जो पब्लिक डीएनएस पड़ा है वो किसी गलत आईपी पे पॉइंट करना शुरू कर दिया, तो अगर डीएनएस में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो जितनी भी दुनिया में सिक्योरिटीज उस वक्त डीएनएस पे जाएंगी वो उस गलत आईपी एड्रेस को पॉइंट करेंगी, और वहां पे अगर वो सर्विस नहीं चल रही होगी तो फिर प्रॉब्लम आएगा। अ, हम वापस अपने डोमेन वाले नेटवर्क पे चले गए हैं, और यहाँ पर हम डीएनएस को देखना चाहेंगे। बल्कि अभी के लिए हम एक काम करते हैं, ये ट्रेन के नाम से जो हमारे पास एक डोमेन है, हम उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करते हैं, जिसका ओवरऑल पर्पस होगा कि वो यूजर्स, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स हैं वो उसके अंदर मैनेज हों, और फिर हम उसके डिफरेंट सिनेरियोज बनाते रहेंगे। तो अभी के लिए हम उसको ट्रेन यूजर्स ही कह देते हैं, और इसको ओके कर दिया। इस ट्रेन यूजर्स के अंदर अगर मैं कोई यूजर डिफाइन करूं, तो यूजर का अभी हम फर्स्ट नेम यूजर 1, और इस वक्त मैं इसका कोई सिंपल सा पासवर्ड रख रहा हूँ, ट्रेन 1 के नाम से रख रहा हूँ। ये चार ऑप्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है जो कि बाय डिफॉल्ट हमें आया है। अभी तक हमने कोई भी किसी किस्म का कोई काम, कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई पॉलिसी वगैरह पे काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहा है कि पासवर्ड डज नॉट मीट द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स, उसकी लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी और पासवर्ड हिस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। तो अब हम ओपन करते हैं, ये पॉलिसी से आ रहा है, हम ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ये वाला कंसोल ओपन करेंगे।
जितनी भी ग्रुप पॉलिसीज बनती हैं, हमने उस दिन डिस्कस किया था, वो इसके अंदर बनती हैं। और बाय डिफॉल्ट दो पॉलिसीज इसमें क्रिएटेड होती हैं। वो दो डिफॉल्ट पॉलिसीज, एक डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी है जो कि डोमेन के ऊपर लगी है, इस लेवल के ऊपर। तो ये अप्लाई होगी जितने भी डोमेन लेवल के अंदर, यानी कि ट्रेन डॉट आई एन टी में जितने ओ यूज होंगे, भाई यहाँ पे नहीं बल्कि यूजर्स एंड कंप्यूटर वाले सेक्शन में नजर आएंगे कि ट्रेन के ऊपर अगर मैं कोई अप्लाई करूंगा डॉट आई एन टी पे, तो ये अंदर के जितने 7 OUs हैं और उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, सब पे अप्लाई होगा। और अगर मैं कोई नए OUs भी बनाऊंगा ट्रेन डॉट आई एन टी के अंदर, या किसी एक OU के फर्दर इनहेरिट करूंगा, अंदर एक और OU बनाऊंगा, जो पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही होगी वो हमेशा सबके ऊपर अप्लाई होती रहेगी, जो भी चीज ट्रेन डॉट आई एन टी के अंदर है। ग्रुप पॉलिसी पे वापस जाते हैं, और दूसरी पॉलिसी हमने बताया था कि डोमेन कंट्रोलर्स का जो ओयू है, उस ओयू के ऊपर डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी लगी है, जो कि इसी स्ट्रक्चर में अगर हम वापस आते हैं और देखें, तो ये जो डोमेन कंट्रोलर ओयू है, जिसके अंदर एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है जिसका नाम DC1 है, उसके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई होगी। तो इस ओयू के अंदर कोई भी ओयू क्रिएट हो सब, या उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हो, उन सब के ऊपर ये जो सेकंड पॉलिसी है वो आएगी। और ये पॉलिसी हमने देखा था, ये पड़ी कहाँ पे होनी चाहिए, जहां पर हमारी डोमेन होगी उसके सिस वॉल के फोल्डर के अंदर। सिस वॉल में हमारी पॉलिसीज का फोल्डर है, दो पॉलिसीज हैं, दो दो पॉलिसीज यहाँ नजर आएंगी। अगर हम और पॉलिसीज क्रिएट करना शुरू करेंगे, तो वो पॉलिसीज भी यहाँ पे फोल्डर के अंदर क्रिएट होती जाएंगी। अभी के लिए जो चीज अप्लाई हुई है वो कहाँ अप्लाई हो रही है, तो अभी हमें हमारा नया ओयू नजर नहीं आया। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब ये ट्रेन यूजर्स का यहाँ पे ओयू नजर आना शुरू हो गया। तो ये ट्रेन के ऊपर ये वाली जो पॉलिसी है ये अप्लाई हो रही है उसके ऊपर। इसको मैं डू नॉट शो पे कर दूंगा। और आपने कोई भी करंट पॉलिसी की कोई कॉन्फ़िगरेशन देखनी हो, तो आप उस पॉलिसी को चूज करेंगे, और राइट साइड पे वो पॉलिसी का नाम आ जाएगा और उसके ऑप्शंस और फिल्टर्स आ जाएंगे कि किस पे अप्लाई हो रही है। तो अभी के लिए अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं कि उसमें सेट क्या है अभी, तो ये बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं ये ऑलरेडी उस पे सेट है। जो पुराने डोमेन कंट्रोलर सेटअप होते थे 2008 तक भी, और पॉसिबली 2012 भी, वहां तक ये पॉलिसीज डिफॉल्ट में क्रिएट नहीं होती थी। लाइक पासवर्ड जो कॉम्प्लेक्सिटी है, सो उसको एक्सपेंड यस भी नीचे है इसके। किस नहीं, वो नीचे है लेकिन ये बंद क्यों नहीं हो रही। डबल क्लिक कर रहा हूँ, सिंगल क्लिक भी नहीं हो रही। खैर मैं स्क्रॉल करके नीचे आ रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे तो ये पॉलिसी की इंफॉर्मेशन है बेसिक, डेलीगेशन किसको है, सिक्योरिटी फिल्टरिंग किस पे है, ये सारा हमने बाईपास कर दिया। और हम आ जाते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में पॉलिसीज में विंडो सेटिंग्स, सिक्योरिटी और अकाउंट पॉलिसीज में ये हमारे पास डिफॉल्ट पॉलिसी आ रही है पासवर्ड से रिलेटेड, जिसमें हम हर एक को अलग अलग लेके चलते हैं। एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री जो है वो इस वक्त 24 पासवर्ड को रिमेम्बर करता है। पासवर्ड हिस्ट्री को एनफोर्स करने का मतलब है कि इतने पासवर्ड्स जो है लास्ट यूजर ने जो रखे हुए हैं उनमें से वो कोई भी रिपीट ना करे। तो अभी तो ये फर्स्ट यूजर है, नया सॉरी यूजर जो है वो न्यूली क्रिएटेड है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो उस वजह से वो मसला नहीं था। लेकिन एक ये आइटम है, दूसरी है मैक्सिमम पासवर्ड एज। उसका मतलब है कि एक्सपायरी जो है वो कितने डेज में हो जाएगी। तो इसके मुताबिक 42 डेज के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, और उसके बाद यूजर को चेंज करने का जरूरी हो जाएगा, अनलेस कि हम यूजर की प्रॉपर्टी में सेट कर दें कि पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स। फिर वो वाली प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट ओवरराइड हो जाएगा ये वाला, और पासवर्ड जो होगा उस यूजर के लिए सिर्फ नेवर एक्सपायर पे सेट हो जाएगा। मिनिमम पासवर्ड एज ये इस जगह पे 1 डे है, इसको हमें जनरली 0 पे सेट करना चाहिए। 0 मतलब नॉट डिफाइंड भी होता है ज्यादातर जगहों पे। 1 डे का मतलब ये होगा कि अगर ये पासवर्ड मैं अभी सेट करता हूँ, ये यूजर सेट करता है, और उसके थोड़ी देर के बाद वो दोबारा अपना एक बार पासवर्ड चेंज करता है, दोबारा वो पासवर्ड चेंज करना चाह रहा है, तो पासवर्ड जो दोबारा चेंज करना चाहेगा उसके लिए उसको 1 डे के लिए वेट करना पड़ेगा, लाइक 24 आवर्स।
अगर वो 24 आवर वेट नहीं करेगा तो उससे पहले उसका पासवर्ड चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको 2 डेज पे सेट कर दूंगा तो वो जो कंडीशन है वो फिर कम से कम 2 दिन के बाद चेंज कर सकेगा। उसका मतलब है कि कोई भी पासवर्ड जब रख लिया जाएगा उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा अनलेस के उतने नंबर ऑफ डेज गुजर जाए जो कि यहाँ पे डिफाइंड है। इसीलिए हम उसको आमतौर पे नंबर ऑफ डेज जो है 0 कर देते हैं। अगर यूजर को एक पासवर्ड चेंज करने के बाद लगता है कॉम्प्रोमाइज हो गया या इजी था या कोई मसला था या किसी के साथ शेयर हो गया, तो उसको ये वेट ना करना पड़े पूरे एक दिन के लिए वो पासवर्ड चेंज कर ले, इसके लिए हम इसको मॉडिफाई करके 0 सेट करेंगे। और मिनिमम पासवर्ड लेंथ जो है वो है यहाँ पे 7 डेज। जी अशोक। जैसे यहाँ पे 1 डे मेंशन्ड है मिनिमम पासवर्ड एज में, तो जी जी। अगर हम फोर्स पासवर्ड चेंज उसकी प्रॉपर्टी से जाके करते हैं फॉर स्पेसिफिक यूजर, तो क्या वो ओवरराइड करेगा या यही सॉरी, बोले? मैं ये बताना भूल गया कि पासवर्ड को जो चेंज होता है वो दो तरह का है। एक पासवर्ड चेंज है और एक पासवर्ड रीसेट है। पासवर्ड चेंज इज समथिंग जो यूजर खुद करता है, और पासवर्ड रीसेट इज समथिंग जो मैं एडी में जाके यूजर को राइट क्लिक करके फोर्स कर देता हूँ। तो बहुत सारी चीजें जो फोर्स्ड होती हैं वहां पे ओवरराइड हो जाती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी इधर से आके या एडी में जिसके पास भी राइट्स हैं वो उस यूजर के पासवर्ड को रीसेट करेगा तो वो काउंट नहीं होगा। वो काउंट नहीं होगा इसलिए यूजर जो है उसके बाद पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो उसका मतलब है कि अगर आप उसको नहीं, अगर मैं फोर्स नहीं उस भी यूजर की करेंगे। प्रॉपर्टीज में जी जाके फोर्स पासवर्ड चेंज की चेक चेक लगा देता हूँ, जी अभी जी। पासवर्ड थोड़ी देर पहले रीसेट हुआ लेकिन दोबारा मैंने चेक लगा दिया, क्या उस सूरत में यूजर पासवर्ड चेंज कर पाएगा रीसेट सेम? रीसेट जो है वो चेंज काउंट ही नहीं होगा। तो जब मैं रीसेट कर रहे हैं ना, अच्छा, ठीक एडमिनिस्ट्रेटर है। ने रीसेट किया तो उस हम्म, वक्त मिनिमम पासवर्ड ही स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक वो है, तभी ओके। स्टार्ट होगी जब यूजर ने चेंज किया होगा। ओके। तो वो चेंज है, और जब पोर्टल और एडमिन कंसोल से कोई कर रहा है तो दैट इज अ रीसेट। वो रीसेट के केस में ये अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह मिनिमम पासवर्ड एजेस जहाँ पे 7 कैरेक्टर्स है जो काफी वीक है। उसके अलावा पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स। कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? 4 डिफरेंट हमारे पास करेक्टर सेट्स हैं, लाइक ए बी सी से लेकर जी तक, और फिर ए बी सी से लेकर जी तक, और 1 2 3 से लेके ये हूँ 0 एंड 9 तक, और स्पेशल। तो ये हमारे पास 4 करेक्टर सेट्स हैं। डोमेन के अंदर जब हम सिंपल, और इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, यानी हम जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते उस पॉलिसी को। हम सिर्फ जो ओवरऑल पॉलिसी है टू रिक्वायर पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, इधर वो यस होगी या नो होगी। अगर नो होगी तो कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी, और अगर यस होगी तो सारी कंडीशंस अप्लाई करेंगी। और इसमें ये कंडीशन जो है वो है, ये 3 डिफरेंट पॉलिसीज है। एक पहली पॉलिसी है कि ये जो करेक्टर सेट है, ये एक करेक्टर सेट है, ये दूसरा करेक्टर सेट है। इन 4 करेक्टर सेट में से पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए कम से कम 3 करेक्टर सेट में से करेक्टर्स को यूज करेगा यूजर। दूसरी जो है वो एक बार आपको लुकआउट करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है ये क्रॉस भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है। यूजर अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड, जबकि पार्ट ऑफ नेम।
जब हम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी को जब पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी इनेबल करेंगे तो ये तीन सेटिंग्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। पहली वाली है कि उसको 3 कैरेक्टर सेट्स को ऊपर से कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। दूसरी है कि वो यूजर अकाउंट को दरमियान में अपने पासवर्ड के किसी भी मिडिल स्टार्ट एंड पे यूज नहीं कर सकता। और तीसरी ये कंडीशन है कि जो इसका यूजर नेम है जिसको हम डिस्प्ले नेम भी बोलते हैं, और जैसे हमारे केस में हमने एक बनाया टेस्ट यूजर 1, तो ये इसके डिस्प्ले नेम है। उसका मतलब है वो अपने डिस्प्ले नेम के कोई भी 3 कैरेक्टर्स को कॉन्टिन्यूसली यूज नहीं कर सकता। लाइक यूएसई नहीं कर सकता, उसके पासवर्ड में कहीं एसईआर नहीं आ सकता, उसके पासवर्ड में कहीं ER1 नहीं आ सकता। तो डिस्प्ले नेम में से कोई 3 कैरेक्टर्स कॉन्टिन्यूस यूजेज, जबकि अकाउंट का पूरा यूज होना, यानी अकाउंट हमने बनाया था इसका T user 1, तो इसको भी यूज पूरे को एज इट इज नहीं कर सकता, इसको चेंज कर सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो यूजर नेम है या लॉगिन आईडी है वो यूजर का जो डिस्प्ले नेम है उसके साथ पूरी पूरी मैच करे। तो ये 3 कंडीशंस में किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई क्लैरिटी चाहिए हो। ठीक। और जो दूसरे आइटम्स थी, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से मैंने ये बताया। जो हाईलाइटेड आइटम है, सिर्फ इसको एनेबल करने से वो 3-4 कंडीशंस एनेबल हो जाती हैं, बाकी की सारी चीजें अपनी जगह पे वैसे स्टेट रहेंगी। और आखिरी में जो पॉलिसी है वो है स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल इंक्रिप्शन। तो डिफरेंट एल्गोस अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू पासवर्ड जो भी आप फील्ड में एंटर करते हैं वो सबमिट होता है एक्टिव डायरेक्टरी के पास, और वहां पे एल्गोरिदम से उसको इनक्रिप्ट किया जाता है, और इनक्रिप्ट करके जो भी आउटपुट निकलती है उस हैश बोलते हैं उसको, और उसको हम सेव कर लेते हैं वो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। अब वहां पे हमारे पास जो एल्गोरिदम्स यूज हो सकते हैं वो मल्टीपल हैं। उसमें से एक एल्गोरिदम ऐसा है जो कि अगर आप जिसको हम यूज करें तो वो उसके इनक्रिप्ट की हुई पासवर्ड को आप दोबारा से पिक करके, ऑल दो आपको एग्जैक्ट एल्गोरिदम भी पता और आपको उसकी इनक्रिप्शन की भी पता है, उसके बावजूद भी आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। वो एल्गो क्रिएटेड ही ऐसे है कि उसको आप उसको रिवर्स करने नहीं, उसको आप डिक्रिप्शन नहीं कर सकते। वंस इट इज इनक्रिप्टेड, वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता, चाहे आपके पास जो मर्जी इन्फॉर्मेशन है वो पड़ी हो, फिर भी आप नहीं कर सकते हैं। तो कोई ऐसा एल्गोरिदम यूज करना चाहते हैं और ऐसा एल्गोरिदम यूज करेंगे, उसका मतलब ये है कि जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपका पासवर्ड सबमिट होगा एडी के पास, एडी एल्गो रन करेगा अपनी इंक्रिप्शन की के साथ, और जब वो इनक्रिप्ट कर देगा तो जो आउटपुट निकलेगी वो स्टोर्ड आउटपुट के साथ मैच करेगा, यानी हैश को हैश के साथ मैच करेगा। और अगर वो सेम आएगा तो फिर उसका मतलब है कि पासवर्ड आपका मैच कर रहा है। तो एडी के पास भी ऑप्शन ऐसे केसेस में नहीं है कि वो पासवर्ड को मैच करता हुआ पासवर्ड को मैच करे। वो दोनों केसेस, उस केस में उसके हैश को क्रिएट करेगा और हैश को मैच करेगा एग्जिस्टिंग जो स्टोर्ड हैश है उसके साथ। नीचे वाली जो है अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड, 0 इनवैलिड अटेम्प्ट्स डिसेबल्ड है। वरना यहाँ पे एनेबल हो सकता है कि आपके कितने बैड अटेम्प्ट्स होंगी पासवर्ड की, और उसके बाद आपको वो लॉकआउट कर देगा। और ऑटोमेटिक लॉकआउट से लॉकआउट का जो वो है एट्रीब्यूट, वो किस वक्त वापस सेट हो जाएगा नॉर्मल पे, वो थ्रेशोल्ड बेस पे डिफाइन होता है। अभी के लिए अगर मुझे इससे रिलेटेड जो कि मैं सेटिंग्स में देख रहा हूँ, वहां पे जितनी भी आइटम्स या जितनी भी इंफॉर्मेशन सेव्ड है, इसको अगर किसी को भी या इसके अलावा किसी और को भी मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं इस डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी को राइट क्लिक करके एडिट करूंगा। जब एडिट करूंगा तो मेरे पास ये पॉलिसी ओपन होगी, जो कि मैं इस वक्त डोमेन कंट्रोलर के ऊपर से ओपन कर रहा हूँ, और ये पॉलिसी मैं चेंज कर रहा हूँ इस पूरी डोमेन के ऊपर जहां जहां पे अप्लाई हो सकती है। पॉलिसी के अंदर आप देख रहे हैं 2 सेक्शन हैं, एक कंप्यूटर सेक्शन है, एक यूजर सेक्शन है। कंप्यूटर सेक्शन जो है वो कंप्यूटर ऐसी पॉलिसी जो कि कंप्यूटर पे अप्लाई होनी चाहिए, वो कंप्यूटर लेवल पे अप्लाई होनी चाहिए।
मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नेटवर्क इंटरफेस है इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई करूँ। अब नेटवर्क इंटरफेस जो है इस सिस्टम का या बाकी लैपटॉप्स का या वर्क स्टेशंस का, उसकी कॉन्फ़िगरेशन का कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी यूज़र के होने से या यूज़र के लॉग इन या लॉग आउट होने से, बल्कि वो कंप्यूटर की अपनी प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं उसको कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ तो वो मॉडिफिकेशन होगी कंप्यूटर सेक्शन के पॉलिसीज के अंदर। और अगर कोई भी पॉलिसी या कोई इंफॉर्मेशन जो है मैं ऐसी अप्लाई करना चाह रहा हूँ जो कि यूज़र के ऑब्जेक्ट पे, यूज़र के प्रोफाइल से रिलेटेड है, यूज़र के अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यूज़र के लॉगिन से रिलेटेड है या यूज़र के लॉग आउट से रिलेटेड है, तो वो चीज़ें सारी की सारी यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंडर पॉलिसीज से अप्लाई होंगी। पहला डिवीजन जो है वो कंप्यूटर और यूजर का है, दोनों के अंदर। दूसरा जो डिवीजन जो है वो पॉलिसीज और प्रेफरेंसेस का है। पॉलिसीज और प्रेफरेंसेस में फर्क ये है कि जो भी आप डिफाइन कर देंगे पॉलिसी में, वो वाली जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो अप्लाई होगी जहां पे भी एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जांपल, अभी के लिए हम इसको खोलते हैं, हम हमेशा वापस स्ट्रक्चर पे जाते हैं ओरिजिनल, क्योंकि देखें ये जो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का इंटरफेस है इसमें कोई हमें ऑब्जेक्ट्स नजर नहीं आते, वो यूज नजर आते हैं जरूर। तो ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे कौन से हैं वो अगर हमें कभी भी देखने हैं तो हमें वापस यूजर्स एंड कंप्यूटर वाले कंसोल में जाना पड़ेगा, एडी का। अभी हमने एक ट्रेन यूजर्स के नाम से एक यूजर बनाया हुआ है, अभी हम ट्रेन एक और यूजर बना लेते हैं, ट्रेन वर्क स्टेशन के लिए हमने बना लिया। और एक हम बना लेते हैं ट्रेन सर्वर्स के लिए। अब ट्रेन सर्वर्स के लिए क्यों बनाना हमें ज़रूरी था, हमने डोमेन कंट्रोलर से क्यों नहीं काम अपना चलाया, क्योंकि डोमेन कंट्रोलर में सिर्फ डोमेन कंट्रोलर्स आएंगे, जबकि ट्रेन सर्वर्स के अंदर हम सारे के सारे बाकी उसके अलावा कंट्रोलर्स के अलावा जितने भी सर्वर्स हैं वो उसके इस ओयू में ला के मैनेज करेंगे। अब इस ओयू में लाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर फर्दर ओयूज बना लेते हैं। अभी के लिए हमने कहा जनरल सर्वर्स, इसी में हमने एक और बना लिया डीबी सर्वर्स। और वर्क स्टेशन के लिए हमने बना लिया लैपटॉप्स। यूजर अभी तक हमने कोई नहीं बनाया। अच्छा, अब जो डिफरेंस है जिस पे हम पहले थे, पॉलिसीज का मतलब है कि जो भी पॉलिसी मैं अप्लाई करूंगा कंप्यूटर से रिलेटेड या यूजर से रिलेटेड, वो उस यूजर या कंप्यूटर जिस लेवल पे भी मैं उसको अप्लाई करूंगा वो एनफोर्स होगी। उसका मतलब पॉलिसी में से कोई भी चीज डिफाइन की हुई एनफोर्स होगी और यूजर उसको कोशिश करके भी चेंज नहीं कर सकता। तो वो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू अप्लाई होगी और वो एनफोर्स्ड है। लेकिन अगर उसी तरह की कोई मैं पॉलिसी या उसी तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन पुश करता हूँ थ्रू प्रेफरेंसेस, तो वो उस यूजर या कंप्यूटर पे अप्लाई होगी, लेकिन यूजर जो है वो उसको मॉडिफाई या ओवरराइड कर सकता है, यूजर उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके खत्म कर सकता है। तो अब हम पॉलिसीज में जाते हैं जो कि हमने पहले देखा था। कहाँ गया जी, जब हम यहाँ पर थे और हमने सेटिंग्स में गए तो हमने देखा था कि कंप्यूटर लेवल की पॉलिसी है। कंप्यूटर पे क्यों डिफाइन है वैसे, और वो उसने पॉलिसी जहाँ पे डिफाइन किया हम वहां पे चले जाएंगे।
अच्छा, एक और चीज है कि यहाँ पे हजारों बल्कि लाखों में पॉलिसीज मिलेंगी आपको जो यहाँ पे डिफाइंड है। फर्स्ट के मैं विंडो सेटिंग्स में जाता हूँ सिर्फ, तो यहाँ पे ये बहुत सारी पॉलिसीज की कैटेगरीज हैं। इसमें से सिर्फ मैं सिक्योरिटी में उसी पाथ पे जा रहा हूँ जहाँ पे हमारी वो वाली पासवर्ड वाली सिक्योरिटी है, पॉलिसी डिफाइंड है। इसमें से लोकल पॉलिसीज या अकाउंट पॉलिसीज, और इसमें से पासवर्ड पॉलिसी। अब ये यहाँ पे वही वाली आइटम्स डिफाइंड है जो हमने बाहर देखी थी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और लाखों किस्म की डिफरेंट पॉलिसीज हैं जो कि ऑलरेडी पड़ी हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे नॉट डिफाइंड टाइप की भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं। ठीक है, ये बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस है जो हम कर सकते हैं। ये सिस्टम्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज हैं। ये यहाँ पे जो लाखों पॉलिसीज हैं, इसमें से यहाँ पर जब आप सेटिंग्स में उस पॉलिसी को चूज करके सेटिंग्स में आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो वाली पॉलिसीज नजर आएंगी जो कि इस पॉलिसी के अंदर डिफाइंड है। जो पॉलिसीज डिफाइंड है वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगी। उसका मतलब है कि अगर कोई पॉलिसी ऐसी है, यहाँ से मिल जाएंगे। लाइक ये देख रहे हैं आप, बहुत सारी नॉट डिफाइंड पॉलिसीज हैं। तो ये आपको वहां पर जो पॉलिसी हम देख रहे थे जिसको भी हमने ओपन भी किया हुआ है, ये उस पॉलिसी में आपको नजर नहीं आएगी। पॉलिसी का नाम देखने के लिए हम टॉप पे आ सकते हैं, और ये यहाँ पे पॉलिसी का नाम आ रहा है, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, और जिस पॉलिसी का नाम है, जो भी पॉलिसी यहाँ इस लाखों सेटिंग्स में से डिफाइन नहीं होगी वो वहां पे नजर नहीं आएगी। सिर्फ वो नजर आएगी जो कि हमने डिफाइन की होगी। फॉर एग्जांपल अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, उसको रीजनेबल कहीं लेके आते हैं, तो मेरा ख्याल है पासवर्ड जो पुराने वाले यूज ना कर सके यूजर, वो 10 भी काफी हैं, और 24 तक उसको खुद को भी याद नहीं होंगे कौन से पुराने थे। तो हम इसको 10 कर रहे हैं अभी के लिए। पासवर्ड एज को लेट्स से 60 डेज कर देते हैं, 2 मंथ्स। और अगेन इसको डिफाइन ना करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी। ये उसका मतलब है कोई हम मैक्सिमम पासवर्ड एज डिफाइन कर ही नहीं रहे, लेकिन हम डिफाइन कर रहे हैं, हम उसको 60 पे रखना चाहते हैं। पासवर्ड एज हमने जैसे डिस्कस किया था उसको 0 करना चाहते हैं, और ये इमीडिएटली उसने यहाँ लिख दिया पासवर्ड कैन बी चेंज्ड इमीडिएटली। और अगर मैं इसको 1 पे रखा था, आफ्टर 1 डेज बनता है फिर। इसको भी सेव कर दिया। मैं मिनिमम पासवर्ड लेंथ जो है मेरा ख्याल है कम से कम 12 होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट जो हमने डिस्कस किया डिसेबल इनेबल हो सकती है या नॉट डिफाइंड होगी। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब होगा, उसको आप एक्सप्लेनेशन में आके देख सकते हैं। हर पॉलिसी जो कि यहाँ पे हम जिस पे काम कर रहे हैं उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन उसके नेक्स्ट पेज पे होती है, और यहाँ पे आके हम देख सकते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। enabled on domain controllers, disabled on standalone servers। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट मेंबर कंप्यूटर फॉलो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर डोमेन कंट्रोलर्स। तो जो डोमेन कंट्रोलर पे अप्लाइड होगी वो यहीं पे होगी अगर डिफॉल्ट होगा तो। और ये उन्होंने उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी की जो हमने वहां पे बनाई थी शीट एक, वो उसने यहाँ पे हमें बताया हुए हैं। और ये आखिर में रिवर्सेबल इंक्रिप्शन यूज करें या ना करें, तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल है जो कि ज्यादा सिक्योर है। इसके अलावा अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी है जो कि हम सेट कर सकते हैं। फर्ज करें मैंने डिफाइन कर दिया और कहा कि अगर अकाउंट किसी का लॉकआउट होता है तो उसको 1 घंटे के लिए लॉक रहने दें, अनलेस कि कोई हेल्प डेस्क से उसको चेंज ना कर दे। अच्छा, इसने क्योंकि हमने अभी तक अकाउंट की जो इनवैलिड अटेम्प्ट्स हैं उसको 0 रखा हुआ है, उसका मतलब है कि वो अकाउंट लॉकआउट होना ही नहीं था। तो इस सेटिंग की वजह से उसने सजेस्ट किया और चेंज कर दिया कि 5 लॉग अटेम्प्ट्स के बाद लॉक होगा, और जब 5 अटेम्प्ट्स के बाद लॉक होगा तो 60 मिनट्स तक लॉक रहेगा। और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर के अपने अकाउंट को अगर सेपरेटली हमने मैनेज करना है तो उसके लिए ये है। तो कह रहा है दिस सिक्योरिटी सेटिंग डिटरमिन्स वेदर द बिल्ट इन एडमिन अकाउंट इज सब्जेक्ट टू अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी के नहीं। और ये बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, और इसको जनरली
डिसेबल्ड होना चाहिए। अगर डिफाइन करें भी तो डिसेबल्ड होना चाहिए। और हम वैसे देख लेते हैं, यहाँ पे उसने डिफाइन भी नहीं किया हुआ, तो उसको सर्च करने की जरूरत है कि डिफॉल्ट इसकी कंडीशन क्या होती है। जब ये नॉट डिफाइंड है तो उसका क्या मतलब है। खैर, ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट की, जो कि एडी के अंदर बिल्ट इन वाला, नॉट ये वाला नहीं, यूजर्स में ये वाला अकाउंट है। अब अगर ये वाला अकाउंट लॉकआउट हो जाएगा, जो कि लोकल अकाउंट है ऑन एडी, तो फिर हमारे पास वाइज ऑप्शन जो रहेगा इस पे लॉगिन करने का, वो डोमेन एडमिन्स के थ्रू है, उसके अलावा नहीं। तो अगर हमारे पास ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है तो फिर हमें इस पॉलिसी को अप्लाई नहीं करना चाहिए। और ये काउंटर है कि कितनी देर के बाद अकाउंट लॉकआउट का जो काउंटर है वो रीसेट हो जाएगा। कर्बरोस जो है वो ऑथेंटिकेशन मेथड है, जो कि पास यूजर ने पासवर्ड प्रोवाइड करने का मैकेनिज्म है। और ये जो मैकेनिज्म है, इसके अगेंस्ट दूसरा जो मैकेनिज्म होता था, जो कि पुराना और लेसर सिक्योर है, वो एंटी एलएम है ऑथेंटिकेशन। आखिरी जो हमारे पास 3-4 सर्वर्स आए हैं 2016 से, उसके ऊपर बल्कि 2008 R2 में भी था, जहाँ पे कर्बरोस ऑथेंटिकेशन जो थी, जो कि ज्यादा सिक्योर है, वो टोकन बेस होती है, वो अब अवेलेबल है। लेकिन ज्यादातर जगहों पे अभी भी दोनों ऑथेंटिकेशंस अनेबल्ड होती हैं। अगर पॉसिबल हो तो मैं एंटी-एलएम ऑथेंटिकेशन को खत्म कर देना चाहिए। जो लेस सिक्योर है, दूसरा वो कर्बरोस के ऊपर चलता रहेगा। ये उसी के जो टिकट्स क्रिएट होती है, जो सर्विस टिकट जिसको हम बोलते हैं, टोकन बोलते हैं, सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन के लिए, ये उसी से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा लोकल पॉलिसीज का मतलब है कि बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस हैं, बहुत सारे लॉग ऑन्स हैं, बहुत सारे लॉकआउट्स हैं, पॉलिसी चेंजेस हैं, प्रिविलेजेस का इस्तेमाल है टू मेक सम चेंजेस। ये इस तरह के सारे ऑडिट ऑप्शंस को अगर हम इनेबल करेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो जिसके ऊपर अप्लाई होगा, इस केस में डोमेन कंट्रोलर्स, उसके ऊपर वो अप्लाई कर देगा। फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं, लॉग ऑन इवेंट या डोमेन कंट्रोलर के ऊपर कोई भी लॉग इन करे डायरेक्ट, तो उसको सक्सेस को भी अटेम्प्ट करे, और उसके ऊपर अगर कोई फेलियर आता है तो उसको भी इवेंट लॉग के अंदर लेकर जाए, तो हम उसको चेक कर सकते हैं बाद में। तो इस तरह से हम ये उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये लोकल पॉलिसीज हैं, इवेंट लॉग से रिलेटेड है। और बाकी चीजें जो है हम अक्रॉस टाइम पॉलिसीज डिफाइन करते हुए देखते जाएंगे। अगेन, ये हमने डिफाइन किया है ये सब कुछ पॉलिसीज के अंदर, तो ये इन्फोर्स होगा। अगर ये अप्लाई होता हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के अंदर इस वाले सेक्शन में, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं, प्रेफरेंसेस के अंदर, इस सारे एरिया में, तो फिर हमारे पास उसको यूजर को ओवरराइड चेंज करने का ऑप्शन मौजूद होता है। अभी मैंने इसको जैसे ही क्लोज किया, ये वाली सेटिंग सेव हो जाएगी इस डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी में। और ये थोड़ी देर के बाद आप जब इसकी सेटिंग्स को दोबारा ओपन करके देखेंगे, तो ये जो पुरानी वाली वैल्यूज हैं, ये अपडेट हो चुकी होंगी, ये अप्लाई हो चुकी होंगी। और इमीडिएटली किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर ये मैंने अप्लाई कर दिया है, तो इसके मुताबिक जितने भी यहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह पड़े होंगे, ट्रेन वर्क स्टेशन के अंदर, ट्रेन सर्वर्स के अंदर, उन सब के ऊपर ये अप्लाई होगी, क्योंकि ये कंप्यूटर पॉलिसी और टॉप पे डिफाइन हुई है। तो ये इन सारे यूज के अंदर जितने भी सिस्टम्स होंगे, उसके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई हो रही होगी। लेकिन वो पॉलिसी अप्लाई कब होगी, जब नेक्स्ट टाइम वो पॉलिसी मांगेगा, वो कंप्यूटर जब इस डोमेन कंट्रोलर के पास आएगा पॉलिसी लेने के लिए। और वो आमतौर पे काफी देर तक नहीं आता। तो आसान तरीन तरीका ये है कि उस सिस्टम को रिबूट करेंगे, तो वो उस वक्त डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगा और उससे पॉलिसी की लेटेस्ट कॉपी करीब मांगेगा। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि उस सिस्टम के ऊपर जाएं जिसके ऊपर हम चेक करना चाह रहे हैं पॉलिसी, और उसके ऊपर हम जीपी अपडेट की कमांड चला देंगे, तो ये रिक्वेस्ट करेगा दोबारा से अपने सर्वर से पॉलिसी, और जो भी लेटेस्ट पॉलिसी होगी उसको लेकर अपने ऊपर अप्लाई कर देगा। जब वो अप्लाई करेगा तो ये वाली पॉलिसी जो भी है लेटेस्ट वाली, वो उस पर आ जाएगी। हम इससे आउट होके, यानी इस पॉलिसी से अवे होके, दोबारा इस पे जाके देखते हैं कि लेटेस्ट सेटिंग शो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। तो जो चेंजेस हमने 10 पासवर्ड और 60 डेज 12 करेक्टर्स इंक्रीज किए थे,
और यहाँ पे हमने लॉकआउट के लिए भी कुछ और वैल्यूज डिफाइन की थी, पहले सिर्फ एक थी, 0 इनवैलिड टर्म्स, अब हमने तीनों को डिफाइन किया, वो यहाँ पे पॉलिसीज अप्लाई हो गई। और जब ये हम पॉलिसी चेंज होती हैं तो हमारी डोमेन का जो सिसवॉल का शेड फोल्डर होता है, सॉरी आईएनटी है, इसमें पॉलिसी क्रिएट होना शुरू होगी। और अभी भी इसमें दो ही पॉलिसीज हैं। अभी के लिए हम एक क्विक सा काम करते हैं, वो ये कि हम यहाँ पे ना पॉलिसी को राइट क्लिक करके दो तीन ऑप्शन देख रहे हैं। एक तो एडिट का ऑप्शन था जिसके थ्रू हमने मॉडिफाई की पॉलिसी, और वो ऑटोमेटिकली बंद करते हैं तो सेव हो जाती है, उसमें सेव का ऑप्शन सेपरेट नहीं होता। एनफोर्स का मतलब है, अभी के लिए हम कह रहे हैं कि फोर्स करना है इस पॉलिसी को जहां पे ये लिंक हुई होगी। तो एनफोर्समेंट का ऑप्शन लिंक के साथ है, पॉलिसी के साथ नहीं है। अभी आगे जाके हम देख लेंगे इसका क्या मतलब है। जबकि एडिट का जो लिंक है, एडिट का जो ताल्लुक है, वो पॉलिसी के साथ है, मेन पॉलिसी के साथ है, वो लिंक्ड पॉलिसी के साथ नहीं है। इसके अलावा यहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है, लिंक जो है वो इनेबल्ड ऑब्वियसली। और मैं अब एक चीज करके बता देता हूँ। यहाँ पे हमने जो तीन ओयूज बनाए थे, ट्रेन सर्वर्स, ट्रेन यूजर्स और ट्रेन वर्कस्टेशंस। वर्कस्टेशन में हमने लैपटॉप और वर्कस्टेशंस बनाए थे, और ट्रेन में हमने सर्वर्स और जनरल वो बनाए थे। फर्ज करें मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सर्वर्स के लिए पॉलिसी है, ये डोमेन पॉलिसी सर्वर्स के ऊपर तो अप्लाई हो जाए, लेकिन मेरे डेटाबेस सर्वर्स के ऊपर अप्लाई ना हो। तो अच्छा, एक और चीज भी है। तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे ब्लॉक इनहेरिटेंस यूज करूंगा। ब्लॉक इनहेरिटेंस का मतलब है कि यहाँ पे ये ब्लू आइकॉन आ जाएगा। उसका मतलब है कि इसके ऊपर जो भी पीछे से पॉलिसी इस हायरार्की में आ रही थी, वो यहाँ पे डीबी सर्वर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वहां पे अप्लाई नहीं होगी। तो वहां के लिए हम अलग से पॉलिसी बना सकते हैं। वो बनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ये जो ग्रुप पॉलिसी का मेन कंटेनर है, यहाँ पे अगेन मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे कोई छोटे वाले वो एरो साइंस नहीं है जो कि यहाँ पे ब्लैक एरोस मौजूद हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू पॉलिसी बनाता हूँ, उस पॉलिसी का नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ। अभी के लिए मैं कर देता हूँ कि ये फॉर डीबी सर्वर्स है, और मैंने ये पॉलिसी बना दी। लेकिन ये पॉलिसी कहीं भी अभी इस्तेमाल नहीं हो रही। इसको मैं अगर इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं किसी भी ओयू पे जा सकता हूँ, और वहां जाके मैं कह सकता हूँ कि मुझे लिंक करनी है एग्जिस्टिंग पॉलिसी। और जब एग्जिस्टिंग का नाम लूंगा तो मुझे एग्जिस्टिंग लिस्ट शो कर देगा, मैंने जो इसके लिए बनाई थी वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दी। अब ये स्ट्रक्चर में आ गई है। ये पॉलिसी जो है, ये जो भी मैं इसमें डिफाइन करूंगा, मींस इसको मैं सिंपल जाके ये कर दूं, अगर वही कंप्यूटर पॉलिसीज, विंडोज सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, अकाउंट पॉलिसीज, पासवर्ड पॉलिसी। अब यहाँ देखें ये सब नॉट डिफाइंड है। अब ये एक मेजर डिफरेंस है कि इस पॉलिसी जो कि मैंने न्यू क्रिएट की थी, इसके लिए कोई मैंने सोर्स पॉलिसी नहीं पिक की। तो ये सारी की सारी एक एम्प्टी पॉलिसी क्रिएट हुई है, इसमें कोई भी सेटिंग, कोई एक चीज भी डिफाइंड नहीं है। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए जो इस सिस्टम पे लॉगिन करे उसके लिए तो मेरी पॉलिसी का जो वो है, रिमेम्बर, वो सेम भी मैं कर सकता, बल्कि इसको भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं, कर देते हैं। जो हमने वहां किया वो 10 ही है। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम मिनिमम पासवर्ड लेंथ है, सॉरी एज नहीं, बल्कि ये भी नहीं, ये भी मैं 16 ही कर देता हूँ। हम सिर्फ एक वैल्यू चेंज करते हैं, वो मिनिमम पासवर्ड लेंथ है, जो कि पहले हमने सेट की थी 12 या 14। अब हम इसके लिए कर देते हैं कि इस उससे कम होंगे। इसके लिए हम ये डिफाइन कर देते हैं। अब जो भी सिस्टम्स हम इस कंटेनर के अंदर रखेंगे, इस सर्वर इस कंटेनर के अंदर जो भी सिस्टम आएंगे उस पर वो पॉलिसी अप्लाई होगी जो भी हमने बाद में बनाई है। बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दूसरी पॉलिसी अप्लाई होगी, और दूसरी पॉलिसी ऊपर से इसके ऊपर आकर
इनहेरिटेंस भी नहीं होगी, वो उसको हमने ब्लॉक किया हुआ है। और एक पॉलिसी को हम मल्टीपल जगहों पे अटैच भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास स्ट्रक्चर उतना नहीं है कि हम मल्टीपल जगहों पे अटैच करें, क्योंकि हमने मेन पॉलिसी पे काम किया, वो ऑलरेडी सबके पास जा रही है, अनलेस कि हमने डीबी सर्वर के पास उसे ब्लॉक किया है। तो बाद में जब हम ये स्ट्रक्चर को ग्रो करेंगे और कुछ यूजर टाइप डिफरेंट टाइप के बनाएंगे जिन पे ये पॉलिसी नहीं लगनी चाहिए, तो फिर हम उसके लिए अपनी पॉलिसीज डिफाइन करेंगे। अभी तक के लिए किसी के पास कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, आज यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। कोई थोड़ा सा स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ पर्पस बेस्ड कुछ भी हम कुछ क्रिएट कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स और इस तरह के डिफरेंट वो, और फिर पॉलिसीज हम उनके बाद डिफाइन करना शुरू करेंगे, और साथ हम थोड़ी सी डीएनएस वगैरह को देखेंगे। थैंक यू। Thank you.